आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्री फ्रेंड्स क्लब पे। आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एक इम्पॉर्टेंट कोर्स सीरियल दैट इज़ योर पर्ल मिलेट। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। एंड अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज का लेक्चर हम इसी के साथ शुरू करते हैं। वी विल बी डिस्कसिंग ऑन इम्पॉर्टेंट मेजर कोर्स सीरियल जिसका नाम है पर्ल मिलेट। तो आज हम आपके साथ पर्ल मिलेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉटनिकल नेम की। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द बॉटनिकल नेम ऑफ, तो पर्ल मिलेट का बॉटनिकल नेम आपको याद रखना है क्या है। इट इज़ पेनिसेटम टाइफॉइडिस। ठीक है, पेनिसेटम टाइफॉइडिस और पेनिसेटम ग्लूकम। ठीक है, दोनों ही सही है। पर्ल मिलेट का कॉमन नेम क्या है? इट इज़ बाजरा। पर्ल मिलेट को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो हमें इसे बाजरा के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ मेजर कोर्स सीरियल। ठीक है, पर्ल मिलेट क्या है? इट इज़ अ कोर्स सीरियल। तो आपको ये बात याद रखना है। पर्ल मिलेट का फैमिली, इट बिलोंग्स टू द फैमिली पोएसी। किस फैमिली को पर्ल मिलेट बिलोंग करता है? तो वो पोएसी फैमिली को पर्ल मिलेट बिलोंग करता है। ठीक है, और ओरिजिन क्या है पर्ल मिलेट का? देन इट इज़ अफ्रीका। तो ऑल दीज थिंग्स यू शुड नो। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द प्रोटीन कंटेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि पर्ल मिलेट में प्रोटीन कंटेंट कितना है, व्हाट इज़ द प्रोटीन कंटेंट इन पर्ल मिलेट? सो द प्रोटीन कंटेंट इन पर्ल मिलेट इज़ 11.6% प्रोटीन। ठीक है, कितना है? 11.6% प्रोटीन। और इसका जो प्रोटीन कंटेंट है वो मेज और सॉर्गम से ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट, पर्ल मिलेट को हम लोग और भी दूसरे नाम से जानते हैं, जैसे कि इट इज़ नोन एज पुअर मैन्स क्रॉप और पुअर मैन्स फूड। ठीक है, तो पुअर मैन्स फूड या पुअर मैन्स क्रॉप अगर आपको कहीं दिखे तो उसका सही आंसर होगा पर्ल मिलेट। नेक्स्ट, AICRP ऑन पर्ल मिलेट कहाँ है? तो वो जोधपुर में है। ठीक है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पर्ल मिलेट इज सिचुएटेड एट जोधपुर। ठीक, और जोधपुर का है, आई थिंक यू मस्ट नो, आपको पता ही होगा जोधपुर जो है वो राजस्थान में है। तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पर्ल मिलेट इज सिचुएटेड एट जोधपुर विच इज़ इन राजस्थान। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में अब हम टैक्सोनॉमी देखते हैं पर्ल मिलेट का। तो टैक्सोनॉमी में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये किस फैमिली को बिलोंग करता है। तो पर्ल मिलेट बिलोंग्स टू द फैमिली, किस फैमिली को बिलोंग करता है बताइए? तो ये बिलोंग करता है दिस फैमिली को। दिस फैमिली से आपका राइस, व्हीट, मेज़ वो है। ठीक है, तो राइस, व्हीट, मेज़, आई थिंक यू पीपल नो इट बिलोंग टू द फैमिली ग्रामिनी। ठीक है, तो इट बिलोंग्स टू द फैमिली ग्रामिनी, जिसको हम पोएसी फैमिली भी कहते हैं। ओके, देन इट इज़ C4 प्लांट। ये कैसा प्लांट है? ये C4 प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है और क्रॉस पॉलिनेटेड है। ठीक है, इट इज़ C4 शॉर्ट डे एंड क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट। ठीक, आई थिंक यू नो व्हाट इज़ क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स कौन कौन से हैं, ये सब आपको पता होगा। ठीक, तो व्हाट इज़ द grain of pearl millet is caryopsis, clear, and the gynoecium are protogynous। ठीक, तो gynoecium कैसा है? पर्ल मिलेट इज प्रोटोगाइनस। इसका जो रैचेस होता है, जैसे वीट में आपने देखा होगा कि वो जिगजैग मैनर में होता है रैचेस इसका, लेकिन पर्ल मिलेट में क्या होता है? पर्ल मिलेट में जिगजैग नहीं होता है। पर्ल मिलेट में द रैचेस इज सिलेंड्रिकल। ठीक, द रैचेस ऑफ पर्ल मिलेट इज बेसिकली सिलेंड्रिकल इन शेप। क्लियर, पर्ल मिलेट का आपने प्लांट देखा होगा। नेक्स्ट वी विल लुक इनटू द क्लाइमेटिक कंडीशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट के कल्टीवेशन के लिए कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन की ज़रूरत होती है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि पर्ल मिलेट जो है इट इज़ अ वार्म क्लाइमेट, इट रिक्वायर्स वार्म क्लाइमेट और ट्रॉपिकल क्लाइमेट ज़रूरी होता है। ठीक है, इट इज़ ग्रोन इन एरिड एंड सेमी एरिड क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। क्लियर, पर्ल मिलेट जो है उसके लिए टेम्परेचर रिक्वायरमेंट 20 to 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है।
तो किसी भी प्लांट का 2 स्टेज होता है, पहला वेजिटेटिव स्टेज और दूसरा उसका रिप्रोडक्टिव स्टेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेजिटेटिव स्टेज की। तो वेजिटेटिव स्टेज के लिए कैसा क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए वो हम देखते हैं। तो वेजिटेटिव स्टेज के लिए मॉइस्ट वेदर चाहिए। कैसा वेदर चाहिए? इट रिक्वायर्स मॉइस्ट वेदर फॉर द वेजिटेटिव स्टेज एंड लाइट मीडियम रेनफॉल। कैसा होना चाहिए? लाइट मीडियम रेनफॉल होना चाहिए। मैं यहाँ पे ही आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप साथ-साथ अपने कॉपी में नोट डाउन भी करते जाएँ, क्योंकि भले ही बुक में दिया हो लेकिन जब आप एक बार सुन लेते हो तो आपके दिमाग में बैठ जाता है वो बात। तो फॉर द वेजिटेटिव स्टेज इट रिक्वायर्स मॉइस्ट वेदर विथ लाइट मीडियम रेनफॉल। लेकिन जब हम बात करेंगे फ्लावरिंग स्टेज की, ठीक है, तो फ्लावरिंग स्टेज जैसा मैंने आपको बताया था वेजिटेटिव स्टेज एंड रिप्रोडक्टिव स्टेज। तो रिप्रोडक्टिव स्टेज में क्या हो गया आपका? फ्लावरिंग एंड ग्रेन फिलिंग स्टेज। तो फ्लावरिंग और ग्रेन फिलिंग स्टेज के लिए रेनफॉल की ज़रूरत नहीं होती है। इट डज़ नॉट रिक्वायर रेनफॉल, इट रिक्वायर्स क्लियर एंड ड्राई वेदर, ठीक है। रेनफॉल की ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर एंड ड्राई वेदर चाहिए होता है आपका। क्लियर एंड ड्राई वेदर चाहिए होता है फ्लावरिंग एंड ग्रेन फिलिंग स्टेज के लिए। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठना चाहिए कि ग्रेन फिलिंग स्टेज के लिए पानी की ज़रूरत क्यों नहीं होती है? क्योंकि जैसा आपको पता है कि डिज़ीज़ हो गए या फिर कोई पेस्ट हो गया या कुछ भी इन्फेक्शन हो गया, तो वो उसका प्रेवलेंस जो है, उसके जो पैथोजेंस होते हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। मतलब चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड इज़ मोर व्हेन द क्लाइमेटिक कंडीशन इज़ ह्यूमिड, ठीक है, थोड़ा मॉइस्ट होगा, नमी होगी तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रेन मैच्योरिटी पीरियड इट रिजल्ट्स इन डिजीजेज सच एज अर्गॉट। आपने पढ़ा होगा अर्गॉट डिजीज़, ठीक है। तो जब आपका रेनफॉल होगा, मान लो रिप्रोडक्टिव स्टेज में, ग्रेन फिलिंग स्टेज में क्या हुआ कि वी हैव रेनफॉल, ठीक है। तो सपोज यू हैव रेनफॉल ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव स्टेज, ग्रेन फिलिंग स्टेज, ग्रेन मैच्योरिटी स्टेज में आपका अगर बारिश हो गया तो बिकॉज ऑफ हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, तो एटमॉस्फेयर कैसा हो जाएगा? ह्यूमिड हो जाएगा। तो वहाँ पे जो चांसेस होते हैं आपके ग्रेन में वो बढ़ जाता है कि अर्गॉट हो जाए। सो पर्ल मिलेट इज़ हाईली ससेप्टेबल टू अर्गॉट डिजीज़। ओके, आगे हम देखेंगे अर्गॉट किसके कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, वी विल लुक आफ्टरवर्ड्स। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू व्हाट इज़ द पीएच रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो सॉइल कैसा चाहिए इसको? इट रिक्वायर्स लोमी सैंड टू लोमी सॉइल, ठीक है, लोम सॉइल इसे चाहिए फॉर द ग्रोथ ऑफ पर्ल मिलेट, क्लियर। तो लोमी सैंड टू लोमी सॉइल इज़ बेस्ट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ पर्ल मिलेट। पीएच कितना होना चाहिए? इट शुड बी बिटवीन 6.6 टू 8.1, क्लियर। पीएच रिक्वायरमेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ पर्ल मिलेट इज 6.6 टू 8.1. 8.1. It is more sensitive to saline soil. However, alkaline soils are not much harmful. Clear? तो आगे बढ़ते हैं हम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट रिक्वायर्स ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है। नेक्स्ट टेम्परेचर रिक्वायरमेंट जो है वो वेजिटेटिव स्टेज के लिए, स्पेशली फॉर द वेजिटेटिव स्टेज इट रिक्वायर्स द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ 20 to 28 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 20 to 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, क्लियर। क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो फिर चांसेस बढ़ जाएगा आपके डिजीज़ होने का। नेक्स्ट पीएच रिक्वायरमेंट जो है वो पर्ल मिलेट की 6.6 टू 8.1 इज़ द ऑप्टिमम पीएच रिक्वायरमेंट फॉर द पर्ल मिलेट, क्लियर। नेक्स्ट सॉइल टाइप कैसा चाहिए इसको? इट रिक्वायर्स लोमी सैंड और क्ले लूम टू लोमी सॉइल, क्लियर। तो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सीड एंड सोइंग, ठीक है। तो इट रिक्वायर्स किस तरह का सॉइल चाहिए होता है? इट रिक्वायर्स फाइन एंड स्मूथ सीड बेड, क्योंकि इसके जो सीड्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। पर्ल मिलेट के जो सीड्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए इसे फाइन एंड स्मूथ सीड बेड की ज़रूरत होती है। द ऑप्टिमम टाइम फॉर सोइंग द पर्ल मिलेट सीड्स आर फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जुलाई और ऑनसेट ऑफ मानसून, ठीक है। तो जून से जुलाई के बीच में आपका हम सोइंग कर देते हैं पर्ल मिलेट का। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं इसके स्पेसिंग की,
सो द सीड्स आर सोन एट रो टू रो स्पेसिंग ऑफ 45 इंटू 15 सेंटीमीटर, 15 से 15 टू 45 टू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर और 45 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेप्थ ऑफ सोइंग जो होगा वो 3 सेंटीमीटर का होगा। द डेप्थ ऑफ सोइंग फॉर द pearl millet is 3 centimeter. What is the seed rate requirement for the pearl millet? The seed rate that is required for the pearl millet crop is 3 to 4 kg seeds per hectare और 4 to 5 kg seeds per hectare is suitable for the pearl millet crop। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सीड रेट क्या होगा। इट शुड बी बिटवीन 3 to 4 kg और 4 to 5 kg सीड इज ऑप्टिमम फॉर द सोइंग ऑफ द pearl millet। ठीक है, तो 3 kg सीड जो है वो सफिशिएंट होगा हैवी सॉइल में। फॉर द हैवी सॉइल विच कंटेन हाई क्ले कंटेंट 3 kg ऑफ सीड इज़ ऑप्टिमम, 3 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, 3 kg सीड पर हेक्टेयर इज़ ऑप्टिमम फॉर द हैवी सॉइल एंड 4.5 kg सीड इन द सैंडी सॉइल ऑफ राजस्थान। क्लियर, तो आपको इन सब बातों को याद रखना है। टाइम ऑफ सोइंग मैंने बता दिया, सीड रेट मैंने बता दिया, 3 से 4 kg सीड इज़ रिक्वायर्ड की ज़रूरत होती है, जिसमें कि आपका 3 kg पर हेक्टेयर रिक्वायर होता है हैवी सॉइल के लिए और 4.5 kg सीड रिक्वायर होता है सैंडी सॉइल के लिए। ठीक है, इन केस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग 2 kg सीड्स पर हेक्टेयर इज़ सफिशिएंट। जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो 2 kg सीड पर हेक्टेयर काफ़ी है। आगे हम बात करते हैं स्पेसिंग की, तो स्पेसिंग कितना होना चाहिए। स्पेसिंग हमारा 45 इंटू 15 सेंटीमीटर और 45 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डेप्थ ऑफ सोइंग कितना होगा। डेप्थ ऑफ सोइंग विल बी 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीड मैनेजमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट की। सो द क्रिटिकल स्टेज फॉर वाटर रिक्वायरमेंट और इरिगेशन इज़ ईयर हेड इमर्जेंट स्टेज। ठीक है, द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर मिलेट यहाँ पे मेंशन नहीं है, आप अपने कॉपी में मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि द क्रिटिकल स्टेज और द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर पर मिलेट इज़ 250 to 350 मिलीमीटर ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट कितना है 250 से 350 मिलीमीटर। क्लियर, ऑफ द वाटर इज़ रिक्वायर्ड। आपको याद रखना है कि ये जो वाटर रिक्वायरमेंट है पर्ल मिलेट का वो कम है सॉर्गम, मेज़ एंड फिंगर मिलेट से। ठीक है, फिंगर मिलेट के लिए भी जो वाटर रिक्वायरमेंट होता है वो आपका 500 to 600 होता है। इरिगेशन एट द फ्लावरिंग स्टेज एंड एंथेसिस इज़ बेनिफिशियल। फ्लावरिंग और इरिगेशन फ्लावरिंग और एंथेसिस हो रहा है, ओपनिंग ऑफ द फ्लावर को हम एंथेसिस कहते हैं, उस वक्त वाटर जो है वो अगर आप देते हैं तो वो बेनिफिशियल है क्रॉप के लिए। क्लियर, नेक्स्ट हम बात करते हैं वीड मैनेजमेंट की। ठीक है, वीड मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो आगे आपको यहाँ पे पता होना चाहिए जो वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, वो हमेशा हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। व्हाट इज़ द पार्शियल रूट पैरासाइट ऑफ पर्ल मिलेट। पार्शियल रूट पैरासाइट क्या है पर्ल मिलेट का, तो आपको एक नाम याद रखना है स्ट्राइगा, STRIGA। ठीक है, स्ट्राइगा जिसे हम विच वीड भी कहते हैं, WYTCH, विच वीड। ठीक है, सो दिस यू शुड रिमेंबर। कुछ भी भूल जाओ पर ये मत भूलना कि विच इज़ द पार्शियल रूट पैरासाइट ऑफ पर्ल मिलेट, इट इज़ योर स्ट्राइगा। ठीक है, तो स्ट्राइगा आपको याद रखना ही रखना है बिकॉज इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो स्ट्राइगा यू शुड नो द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्ल मिलेट। वाटर रिक्वायरमेंट कितना है पर्ल मिलेट का ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप भूल जाओ कितना है वाटर रिक्वायरमेंट। सीड रेट क्या है, ठीक है, ट्रांसप्लांटिंग कब करते हैं हम, इसका डेप्थ ऑफ सोइंग क्या है पर्ल मिलेट का। ठीक, तो ये सब चीज़ें भूलने की नहीं होती है। C4 प्लांट है, C3 प्लांट है पर्ल मिलेट, तो यू शुड नो ऑल दीज। पहले बताइए मुझे कि पर्ल मिलेट इज C3 प्लांट और C4 प्लांट। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि पर्ल मिलेट जो है वो C4 प्लांट है कि C3 प्लांट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप कमेंट बॉक्स में ये मेंशन करें कि पर्ल मिलेट इज़ इट C4 प्लांट और इज़ इट C3 प्लांट। ठीक है, दूसरा आपको ये लिखना है ऑरिजिन के बारे में भी आप बताएंगे कि व्हाट इज़ द ऑरिजिन ऑफ पर्ल मिलेट का ऑरिजिन कहाँ हुआ। क्लियर, नेक्स्ट आपको बताना है मुझे कि अभी मैंने आपको बताया स्ट्राइगा के बारे में, तो स्ट्राइगा जो है इज़ इट टोटल रूट पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट, ठीक है, टोटल स्टेम पैरासाइट, पार्शियल स्टेम पैरासाइट, तो ये क्या है आपको ये भी लिखकर बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो विद दिस वी मूव अहेड।
हम आगे बढ़ते हैं। द क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीड कॉम्पिटिशन, ठीक है, वो कौन सा टाइम है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वीड आता है क्रॉप में, ठीक है, तो वो आपका इट इज़ जनरली 35 days आफ्टर सोइंग। तो यू नीड टू रिमेंबर द क्रिटिकल पीरियड ऑफ क्रॉप वीड कॉम्पिटिशन इज़ 35 days आफ्टर सोइंग, 35 दिन के बाद, 35 दिन आफ्टर सोइंग, 35 days आफ्टर सोइंग जो है दैट इज़ द क्रिटिकल पीरियड फॉर द क्रॉप वीड कॉम्पिटिशन, ठीक है। द क्रॉप नीड्स 2 to 3 इंटरकल्चरल ऑपरेशंस बिटवीन 3 to 6 वीक्स आफ्टर सोइंग, सोइंग के 3 से 6 हफ्ते बाद 2 से 3 इंटरकल्चरल ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है इन केस ऑफ पर्ल मिलेट। क्लियर? यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ करना चाहती हूँ अबाउट द केमिकल्स दैट आर यूज्ड फॉर द वीड कंट्रोल। वीड कंट्रोल के लिए कौन कौन सा केमिकल यूज़ होगा वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला है, आप लिख सकते हो अपने कॉपी में, एट्राजीन, ठीक है। तो एट्राजीन आपको याद रखना है, इज़ इट प्री इमरजेंस हर्बिसाइड, पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है, पीपीआई है, क्या है? तो आपको याद रखना है दिस वन, योर एट्राजीन इज़ प्री इमरजेंस हर्बिसाइड। क्लियर? नेक्स्ट सिमाजीन जो है इट इज़ ऑल्सो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड, ठीक है। एट्राजीन, सिमाजीन, पेंडिमिथालिन, ये सब जो है आपका प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की ओर, ठीक है। तो द जनरल एनपीके रिकमेंडेशन ऑफ द पर्ल मिलेट, पर्ल मिलेट के लिए तो जनरल एनपीके रिकमेंडेशन होता है दैट इज़ इट रिक्वायर्स 42, आप इसे थोड़ा कॉपी में नोट कर ले तो ज़्यादा अच्छा होगा कि द जनरल एनपीके रिकमेंडेशन फॉर द पर्ल मिलेट इज़ 40 to 60 kg of nitrogen, 30 to 40 kg of P2O5 and 30 to 40 kg of K2O पर हेक्टेयर, ठीक है, ये आपका रिक्वायर होता है पर हेक्टेयर में। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइब्रिड बाजरा की, क्लियर, अगर हम हाइब्रिड बाजरा की बात करें, सो द एनपीके रिक्वायरमेंट इज़ 100 60:40। क्लियर? और अगर हम रेन फेड की बात करें, वी टॉक अबाउट द रेन फेड बाजरा, देन द एनपीके रिक्वायरमेंट इज 60:40:40। क्लियर? एनपीके रिक्वायरमेंट आपको याद रखना है कि अगर हाइब्रिड बाजरा हुआ तो 100:60:40 होगा, और अगर रेन फेड होगा तो 60:40:40 होगा। क्लियर? 50% ऑफ द नाइट्रोजन इज अप्लाइड एट सोइंग, जब हम सोइंग करते हैं बाजरा का तो 50% हम लोग नाइट्रोजन उसी वक्त अप्लाई करते हैं, और 50% जो है वो हम लोग वो अप्लाई करते हैं आफ्टर 3 to 4 वीक्स आफ्टर सोइंग एज टॉप ड्रेसिंग, ठीक है। तो नाइट्रोजन का ऐसे भी हम स्प्लिट एप्लीकेशन करते हैं, कभी भी नाइट्रोजन का हम फुल डोज नहीं अप्लाई करते हैं, क्योंकि वी नीड टू इंक्रीज द नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी। आपसे ये पूछा जा सकता है कि, या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का हम हमेशा ही स्प्लिट एप्लीकेशन करते हैं, कभी भी हम नाइट्रोजन का फुल डोज एप्लीकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन जो है इट इज़ हाईली मोबाइल। नाइट्रोजन का आपको पता होगा फॉर्म NO3- एंड NH4+ आर द 2 फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन। आई थिंक यू पीपल नो दीज टू अबाउट दीज 2 फॉर्म्स, कि नाइट्रोजन जो है वो बेसिकली नाइट्रोजन का 2 फॉर्म है। कौन कौन सा फॉर्म है अभी मैंने आपको बताया, इट इज़ NO3- एंड NH4+, दैट इज़ योर नाइट्रेट फॉर्म एंड योर अमोनिकल फॉर्म, और अमोनियम आयन के फॉर्म में, 2 फॉर्म में रहता है जो कि प्लांट को अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है NO3- फॉर्म है, इट इज़ हाईली मोबाइल इन द सॉइल। क्लियर? इसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है सॉइल में, तो व्हेन यू अप्लाई द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर तो क्या होता है, इसका लीचिंग लॉस हो जाता है। NO3- फॉर्म इज़ हाईली ससेप्टेबल टू लीचिंग लॉसेज। लीचिंग लॉस मतलब इट इज़ नॉट यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट, ठीक है, प्लांट इसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, जिसके कारण इसकी नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी जो होगी, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी व्हाट इट इज़। तो इसका नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, इसीलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कोई भी न्यूट्रिएंट अगर हम अप्लाई करें तो उसका यूज़ एफिशिएंसी, वो कितना यूज़ करता है, मान लो हमने 100 kg दिया तो उससे वो कितना यूज़ करेगा, उसकी वो यूज़ एफिशिएंसी है वो ज़्यादा हो। तो व्हेन वी अप्लाई द नाइट्रोजन वी जनरली गो फॉर, हम जनरली रिकमेंड करते हैं कि भाई आप यू गो फॉर स्प्लिट एप्लीकेशन। स्प्लिट एप्लीकेशन मतलब एक साथ मत दो, पार्ट बाय पार्ट दीजिए। तो व्हेन वी टॉक अबाउट नाइट्रोजन हियर, तो हम लोग 50% कब देंगे, 50% इज़ अप्लाइड एट द टाइम ऑफ सोइंग, 50% हम लोग सोइंग के वक्त में अप्लाई करते हैं,
और 50 kg पर हेक्टेयर, और जो आपका बचा हुआ है 50% वो हम लोग अप्लाई कर, नॉट 50 kg, आई एम सो सॉरी, 50 kg नहीं होगा, ये 50% होगा, ठीक है। 50% हम लोग सोइंग के समय अप्लाई करते हैं, और 50% जो है दैट इज़ अप्लाइड 3 to 4 वीक्स आफ्टर सोइंग एज टॉप ड्रेसिंग। 3 से 4 वीक बाद हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जो, तो अगर नाइट्रोजन का तो कहानी ऐसा है कुछ कि हम इसे स्प्लिट में अप्लाई करेंगे, लेकिन आपके पास बचा पी एंड के, दैट इज़ पोटेशियम एंड फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र। तो इन फर्टिलाइज़र का जो एप्लीकेशन होगा वो फुल डोज हम लोग अप्लाई कर देंगे। कब अप्लाई करेंगे? एट द टाइम ऑफ सोइंग यू अप्लाई फुल डोज ऑफ पी एंड के फर्टिलाइज़र एज बेसल एप्लीकेशन। क्लियर? या समझ में आई बात? तो यहाँ से ही हम आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ, अगर हमने 80 से 120 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर दिया, नाइट्रोजन जो है जैसा मैंने आपको बताया था, आपको मैं फंक्शंस भी बताऊंगी नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का फंक्शन होता है, इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अमीनो एसिड्स, इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स, इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एंजाइम्स, इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन्स, एल्कलॉइड्स, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। इट इज़ एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। इन सब का एक एसेंशियल पार्ट होता है नाइट्रोजन। तो अगर आपने नाइट्रोजन अप्लाई किया तो प्लांट का प्रोटीन कंटेंट बढ़ेगा। क्लियर? याद रखना है आपको कि अगर आपने नाइट्रोजन अप्लाई किया तो प्लांट का क्या बढ़ेगा? इट विल हेल्प टू इंक्रीज द प्रोटीन कंटेंट ऑफ द क्रॉप। क्लियर? 50% ट्रिप्टोफैन एंड मिथ्योनिन 30 to 50%। तो आपका जितना भी अमीनो एसिड है, प्रोटीन है, इसका कंटेंट जो है वो बढ़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ पे ही मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी कि यू कैन ऑल्सो गो फॉर बायो फर्टिलाइज़र्स, ठीक है। बायो फर्टिलाइज़र्स भी आपने सुना होगा। द मोस्ट वाइडली यूज्ड बायो फर्टिलाइज़र, एजोला का नाम आपने सुना हो, सॉरी, एजोस्पिरिलम, ठीक है। सिम्बायोटिक एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सर है एजोस्पिरिलम ब्रासिलेंसिस। क्लियर? एजोस्पिरिलम ब्रासिलेंस, BRASILENSE, ब्रासिलेंस। क्लियर? BRASILENSE, एजोस्पिरिलम ब्रासिलेंस जो है बायो फर्टिलाइज़र के तौर पे इसे अप्लाई कर यूज़ कर सकते हैं पर्ल मिलेट में, along with the lower doses of nitrogenous fertilizer, that is 10 to 40 kg of nitrogen, 10 से 40 kg। मैं थोड़ा साफ लिख देती हूँ यहाँ पे कि आप लोग बायो फर्टिलाइज़र जो है वो क्या यूज़ करोगे। बायो फर्टिलाइज़र के रूप में हम यूज़ करेंगे एजोस्पेरिलम का। क्लियर? एजोस्पेरिलम हम लोग यूज़ करेंगे विथ लोअर डोजेज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र। जहाँ पे हम 100 kg यूज़ कर रहे थे, अब आप यहाँ पे सीधे 10 kg यूज़ करो, kg पर हेक्टेयर, 10 to 40 kg पर हेक्टेयर। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे अभी आपको बताया अबाउट द नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इन केस ऑफ पर्ल मिलेट, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स लुक इनटू द डिजीज़ मैनेजमेंट इन केस ऑफ पर्ल मिलेट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से डिजीज़ेज़ होते हैं पर्ल मिलेट में, उसका कॉजल ऑर्गेनिजम्स क्या है, ठीक है, सिम्टम्स क्या है और उसका मैनेजमेंट क्या है। तो सबसे पहले तो हम एक एक करके सारे डिजीज़ेज़ का डिस्कशन करेंगे आपके साथ। तो लेट्स लुक इनटू द फर्स्ट डिजीज़। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ चीज़ें पता होंगी, नहीं पता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आई विल टेल यू, आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही करते 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 आप देखोगे कि हम धीरे धीरे करते करते बहुत सारे क्रॉप्स को कवर कर लेंगे। और क्रॉप्स जो हैं, इट इज़ नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि आप AFO का एग्ज़ाम दे रहे हो तो इसमें ही सिर्फ आएगा क्रॉप्स, या ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो, इधर यू गिव द एग्ज़ाम फॉर STET दो, या फिर आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दो, ठीक है, JRF दो, SRF दो, क्लियर, ARS दो, तो हर एग्ज़ाम में क्रॉप से क्वेश्चन आते ही है, मेजर क्रॉप से क्वेश्चन आते हैं। पर ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका राइस व्हीट से या फिर मेज से ही क्वेश्चन हो, इट इज़ नॉट एट ऑल। एग्जामिनर जो होता है वो कन्फाइन नहीं होता, दे आर फ्री कि वो कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है। तो हम देखते हैं डिजीज़ मैनेजमेंट, बिकॉज व्हेन यू आर स्टडिंग समथिंग ना, व्हेन यू आर स्टडिंग एक क्रॉप, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप उसका सारा डिजीज़ हो, वाटर मैनेजमेंट हो, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हो, ठीक है, उसका पेस्ट, इंसेक्ट पेस्ट हो, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम
ओरिजिन। ऐसा होता है ना कि आप सोचते हो कि नहीं भैया मैंने तो अगर सिर्फ उसका साइंटिफिक नेम पढ़ लिया तो आई एम वेल टू डू, मेरा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दैट क्रॉप। तो लेट्स मूव इनटू डिजीज़ मैनेजमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं डाउनी मिल्ड्यू और ईयर डिजीज़, ग्रीन ईयर डिजीज़। ठीक है, ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ पर्ल मिलेट। क्लियर? ग्रीन ear disease. My writing is not so good, but please bear with me. ग्रीन ईयर डिजीज़ ऑफ पर्ल मिलेट जो है वो सबसे पहला डिजीज़ है पर्ल मिलेट का। ठीक है, तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर द ग्रीन ईयर डिजीज़ और डाउनी मिल्ड्यू स्क्लेरोशिया ग्रामिनिकोला। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है आपका डाउनी ग्रोथ ऑन द लोअर लीफ सरफेस, रिंकल्ड एंड स्प्लिट लीव्स, प्रोफाउस टिलरिंग। ठीक है, इसका हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? सीड ट्रीटमेंट विथ एप्रन 35D एट द रेट ऑफ 8 ग्राम पर kg सीड। ठीक है, तो वी कैन गो फॉर द सीड ट्रीटमेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ डाउनी मिल्ड्यू और ग्रीन ईयर डिजीज़। नेक्स्ट आपका अर्गॉट। मैंने आपको पहले ही बताया था अर्गॉट पहले से ही कर रही। ठीक है, कि अर्गॉट जो होता है अगर आपने ह्यूमिड हो गया मौसम, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि अर्गॉट का चांसेस बढ़ जाता है। तो अर्गॉट का चांसेस कब बढ़ जाता है? अर्गॉट इज कॉज्ड बाई क्लेविसेप्स। ठीक है, अर्गॉट ऑफ पर्ल मिलेट इज कॉज्ड बाई क्लेविसेप्स। ठीक, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। ठीक है, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जब मैं आपको पैथोलॉजी बताऊंगी तो फिर वी विल गो इनटू द डिटेल्ड डिस्कशन। सारे डिजीज़ का कॉजल ऑर्गेनिज्म, इन्फेक्शन मैनेजमेंट हम सब उस वक्त देखेंगे। अभी के लिए आपको बस आई विल ब्रीफ यू आउट विद द इम्पॉर्टेंट डिजीजेस ताकि एटलीस्ट आपका सुना हुआ हो। तो अर्गॉट जो है वो क्लेविसेप्स द्वारा कॉज होता है। ठीक है, इन्फेक्शन का चांसेस बढ़ जाता है जब आपका ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई हो और टेम्परेचर जो है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो। हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्गॉट। क्लियर? तो इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? वी विल यूज़ 10% सॉल्ट सोल्यूशन टू रिमूव द स्क्लेरोशिया। ठीक, और यूज़ अ मिक्सचर ऑफ ज़िराम 2 ग्राम पर लीटर। 0.1% ज़िराम यूज़ करेंगे हम लोग। नेक्स्ट इज़ स्मट। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? थर्ड इज़ स्मट डिजीज़। फोर्थ रस्ट। मुझे आप यहाँ पे बताओगे कि रस्ट और स्मट का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है। मैं आपको थोड़ा हिंट कर देती हूँ कि जो रस्ट है इट इज़ मेनली कॉज्ड बाई पक्सीनिया। आपने सुना होगा पक्सीनिया, हमेशा सुना होगा पक्सीनिया पक्सीनिया। ठीक है, रस्ट जो है वो पक्सीनिया से होता है। तो फॉर द कंट्रोल ऑफ स्मट वी विल गो फॉर द स्प्रे ऑफ वीटावैक्स। क्लियर? 0.5% ऑन पैनिकल एट बूटिंग स्टेज। ठीक है, तो अभी हमने आपको 4 डिजीजेस बताए। पहला डाउनी मिल्ड्यू, दूसरा अर्गॉट, तीसरा स्मट एंड फोर्थ इज़ योर रस्ट। रस्ट, स्मट, डाउनी मिल्ड्यू, ये सब मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, पेस्ट की ओर। नाउ मूविंग ऑन टू द इंसेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, सो द वेरियस पेस्ट ऑफ पर्ल मिलेट आर, पहला है आपका सूट फ्लाई। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर वाइट ग्रब। वाइट ग्रब, ठीक है, कौन कौन से पेस्ट है पर्ल मिलेट में, किस किस पेस्ट से पर्ल मिलेट जो है वो हाईली इन्फेक्ट होता है? दैट इज़ योर वाइट ग्रब, शूट फ्लाई, टर्माइट, ग्रेन मिच। तो ये सब जो है वो मेनली इंसेक्ट्स हैं आपके पर्ल मिलेट के। ठीक है, तो यू शुड नो शूट फ्लाई, एथेरिगोना अप्रॉक्सीमेट, देन योर वाइट ग्रब। वाइट ग्रब किसके थ्रू होता है? होलोट्रिका। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर टर्माइट। तो ये सब से जो है वो पर्ल मिलेट जो है वो हाईली इन्फेक्टेड होता है। वी शुड ऑलवेज यूज वेल डिकम्पोज्ड FIM। ठीक है, टर्माइट से बचाने के लिए हमें वेल डिकम्पोज्ड FIM यूज़ करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स द हार्वेस्टिंग। तो इसी के साथ वी हैव रीच टू द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है, हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सब टॉपिक बाई टॉपिक हमने डिस्कस किया। पूरा मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हमने डिस्कस कर लिया कि उसका फ्रॉम द ओरिजिन टिल द हार्वेस्टिंग वी हैव डिस्कस्ड इन द वीडियो। इसी बीच में मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगी कि
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, ठीक है, आप ज़्यादा अच्छे से बता सकते हो। इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो, इफ़ यू आर फाइंडिंग इट इन्फॉर्मेटिव, ठीक है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को और हमारे साथ हमारे चैनल पे बने रहिए आगे भी कुछ अच्छे कंटेंट्स के लिए। तो लेट्स मूव इनटू द हार्वेस्टिंग, दैट इज़ द लास्ट। क्लियर? हार्वेस्टिंग हम करेंगे जब मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा, मॉइस्चर कंटेंट आपका 15 से 20% होगा। सो द ऑप्टिमम, दैट इज़ द आइडियल स्टेज फॉर हार्वेस्टिंग इज़ 15 to 20% मॉइस्चर इन द ग्रेन्स। जब ग्रेन में 15 से 20% मॉइस्चर होगा तो हम हार्वेस्टिंग करते हैं। देखो यहाँ पे ही आपको याद रखना है दो चीज़ें कि हार्वेस्टिंग और स्टोरेज दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। वी हार्वेस्टिंग यू कांट से दैट जितना मॉइस्चर परसेंट आपका हार्वेस्टिंग में होगा उतना ही मॉइस्चर परसेंट आपका ग्रेन फिलिंग स्टेज में भी हो। सो दिस विल बी अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट कि हार्वेस्टिंग और ग्रेन फिलिंग स्टेज जो है वो दोनों ही सेम हो, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग के लिए जो मॉइस्चर परसेंट होना चाहिए दैट शुड बी 15 to 20% ऑफ द मॉइस्चर इन द ग्रेन्स होने चाहिए हार्वेस्टिंग के लिए। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट द स्टोरेज, जब हम स्टोरेज की बात करेंगे तो स्टोरेज में हमेशा मॉइस्चर परसेंट कम होना चाहिए। 12 से 14% मॉइस्चर अगर होगा तो वी कैन गो फॉर स्टोरेज, ठीक है। तो स्टोरेज के लिए जो मॉइस्चर परसेंट होगा इट शुड बी 12 to 14%। इज़ इट क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी, एक क्विक रिवीजन हो गया होगा। आई एम प्रिटी श्योर अबाउट दैट। क्लियर? तो एक बार बस मैं आपको थोड़ा रिवाइज़ करवा दूँ बिकॉज आई वांट यू टू रिवाइज़। कुछ अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता देती हूँ, जैसे कि फर्स्ट पर्ल मिलेट हाइब्रिड कौन सा था। तो द फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ पर्ल मिलेट और द फर्स्ट पर्ल मिलेट हाइब्रिड वॉज योर HB1। क्या था? HB1। HB1 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम वेयर इट वॉज रिलीज्ड, व्हेन इट वॉज रिलीज्ड, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो फर्स्ट हाइब्रिड है पर्ल मिलेट का, द फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ पर्ल मिलेट क्या है आपका? हाइब्रिड बाजरा 1। क्लियर? हाइब्रिड बाजरा 1। एंड कहाँ से रिलीज़ हुआ था? इट वॉज रिलीज्ड फ्रॉम लुधियाना। इन विच ईयर? इन द ईयर 1965। समझ में आई बात? The first hybrid of bajra, that is the first pearl millet hybrid, was released in the year 1965। और ये कहाँ से रिलीज़ हुआ था? तो ये आपका लखनऊ से रिलीज़ हुआ था। और किसका किसका क्रॉस है ये? ठीक है, तो इट इज़ द क्रॉस ऑफ योर, मुझे उम्मीद है आपको पता होगा। ऑफ कोर्स यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट। आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों को अभी सब रिफ्रेश ही होगा, सब पता होगा। बट स्टिल आई वांट टू ऐड ऑन हियर, इट इज़ टिफ्थ 23A and Bill 3B। Clear? Through cytoplasmic male sterility system of hybridization, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक CMS सिस्टम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ बाजरा वॉज रिलीज्ड। नेक्स्ट, फर्स्ट ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी ऑफ पर्ल मिलेट वॉज रिलीज्ड फ्रॉम ओपन पॉलिनेटेड OPV वैरायटी, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका हाइब्रिड वैरायटी है, ठीक। ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी पहला कौन सा है? ES1। क्लियर? ES1 was the first open pollinated variety of pearl millet that was released from Hisar। कहाँ से रिलीज़ हुआ था? It was OPV, open pollinated variety of pearl millet was released from हिसार। हिसार से रिलीज़ हुआ था। किस वर्ष रिलीज़ हुआ था? इट वॉज 1978। ये कौन सा है आपका? ES1। क्लियर? तो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, टुडेज़ वीडियो। वी हैव रीच्ड टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन। हम आज के सेशन के एंड तक इसी के साथ पहुंच गए। तो वी हैव ऑलरेडी सीन द बॉटनिकल नेम ऑफ पर्ल मिलेट, दैट इज़ पेनिसिटम टाइफॉइडिस। हमने देखा, मैं बस शॉर्ट में आपको बताते जाती हूँ, आप सुनो और दिमाग में बैठाओ, रखो उसे, लिखो भी, लिख कर भी रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा सुनी हुई बातें ही याद रहे ऐसा नहीं होता है। जब रिवाइज़ करने का समय आता है तो एक शॉर्ट में आपके पास होना चाहिए कि आप तुरंत से रिवाइज़ कर लो। सो इट इज़ अ मेजर कोर्स सीरियल, ठीक है। पर्ल मिलेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पुअर मैन्स फूड
ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पर्ल मिलेट इज़ इन जोधपुर। क्लियर। प्रोटीन कंटेंट कितना है पर्ल मिलेट में? इट इज़ योर 11.6%। ठीक है। प्रोटीन कंटेंट अगर आपसे पूछा जाए पर्ल मिलेट में तो वो मैंने आपको पहले ही बताया था, इट इज़ 11.6%। कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज होगा कि नहीं होगा, क्या लगता है? नहीं होगा? आई थिंक होगा, है ना? नहीं कैसे हो सकता है भाई, होगा ही। इट विल बी 67.5%। फैट्स होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई ये तो फैट फ्री, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। तो फैट जो है वो 5% है। और फाइबर कितना होगा बताइए? फाइबर जो है वो 1.2% होगा। ठीक है। तो फाइबर आपका 1.2% इज़ द फाइबर कंटेंट। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट है आपका इट इज़ C4 प्लांट। मैंने ये भी आपको पहले ही बताया था कि जो पर्ल मिलेट है वो C4 प्लांट है। शॉर्ट ड्यूरेशन है कि लॉन्ग ड्यूरेशन है? शॉर्ट डे प्लांट है ना, लॉन्ग डे प्लांट है। इट इज़ अ शॉर्ट डे प्लांट है, SDP है, शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है। क्रॉस पॉलिनेटेड ना सेल्फ पॉलिनेटेड? इज इट सेल्फ पॉलिनेटेड और इज इट क्रॉस पॉलिनेटेड? इट इज़ क्रॉस पॉलिनेटेड। याद रखना है आपको। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ पर्ल मिलेट इज, इन्फ्लोरेसेंस क्या है इसका? द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ पर्ल मिलेट इज, बताओ, पैनिकल। ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस इज पैनिकल। और इसका ग्रेन जो है इट इज़ कैरियोप्सिस। ठीक है। द ग्रेन इज कैरियोप्सिस। तो समझ में आ रही है बात? तो यहाँ तक ही हम रहने देते हैं आज के लिए। इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट और सम अदर क्रॉप। ठीक है। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर more such वीडियोस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। हमने अलाइड सेक्टर्स में फिशरीज सेक्टर का, फिशरीज सेरिकल्चर, ठीक है, फिशरीज सेरिकल्चर, लैक कल्चर, एपीकल्चर, ठीक है, इन सब का वीडियोस भी प्लेलिस्ट में डाला है। यू कैन गो थ्रू अ प्लेलिस्ट। हॉर्टिकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर सेंसस जो है वो भी डाला गया था। तो you can have a look on all the videos related to different topics related to agriculture and allied sectors. If you're finding it useful, kindly do like, share and subscribe. Thank you so much. Meet you again in the next video.